प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मन से पढ़ रहे हैं? गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के सिविक्स का लेसन 4 पढ़ेंगे। जाति, धर्म, लैंगिक मसले, है ना? ये क्या चीज़ है प्यारे बच्चों? इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो श्रम का लैंगिक विभाजन एक कटु सत्य है जो हमारे घरों, समाजों में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। घर के कामकाज महिलाओं द्वारा किए जाते हैं या महिलाओं के देख रेख में नौकरों द्वारा किए जाते हैं। पुरुष द्वारा बाहर के कामकाज किए जाते हैं। एक और यहाँ सार्वजनिक जीवन पर पुरुष का वर्चस्व रहता है और दूसरी ओर महिला को घर के चारदीवारी में समेट कर रखा जाता है। ये अन्याय है। लेकिन नारीवाद आंदोलन प्यारे बच्चों शुरू हुआ। नारीवाद आंदोलन महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से होने वाले एक आंदोलन नारीवाद आंदोलन कहलाता है। हाल के वर्ष में लैंगिक मामलों के लेकर के राजनीतिक गतिविधियों के कारण सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को स्थिति में सुधार की गई और भारत का समाज एक पितृ प्रधान समाज है। पिता की प्रधानता है। जो पिता की जाति है वही जाति उसके वंश की भी जाति है। इसके बावजूद आज महिला कई क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। महिलाओं को अभी भी एक तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसका कुछ उदाहरण हम नीचे बताएंगे। पुरुषों में 76% के मुकाबले महिलाओं में साक्षरता दर मात्र 54% है। उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है। कई मामलों में देखा गया है कि पुरुषों के तुलना में महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, जबकि पुरुषों की तुलना में महिला प्रतिदिन अधिक घंटे काम करती है। आज भी अधिकांश परिवारों में लड़ाइयों के मुकाबले अधिकांश परिवारों में ये हम देखते हैं कि लड़कियों के मुकाबले लड़कों के अधिक प्राश्रय दिए जाते हैं। कई ऐसे मामले हैं जैसे कन्या भ्रूण हत्या, है ना, अवस्था में भी, मैंने गर्भ अवस्था में भी, भ्रूण अवस्था में भी मार दिया जाता है। भारत में लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में दूर दूर तक नहीं है ना? महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की कई घटनाएं सामने आती है। ये घटना घर से बाहर तक है। राजनीतिक में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, है ना, बहुत अच्छा नहीं है प्यारे बच्चों। देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है। विधायकों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत खराब है। महिला मंत्री की संख्या भी बहुत कम है। स्थानीय स्वशासीय निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए निकायों की 1/3 सीट को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया, लेकिन संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल लंबे समय तक स्थगित है प्यारे बच्चों। अब हम लोग अगर बात करें तो क्या धार्मिक मसले पर हम बात करें तो धर्म हमारे राजनीतिक सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है। हम उसको नकार करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। धर्म को वह हमारे धर्म राजनीतिक और सामाजिक जीवन का अंग है। कुछ देशों में बहुसंख्या में धार्मिक समुदाय को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे अल्प समुदाय को भारी नुकसानी होती है। बहुसामाजिक कह सकते हो आतंक का, बहुसंख्यक आतंक को पोषण मिलता है। सांप्रदायिकता प्यारे बच्चों, जब राजनीतिक वर्ग द्वारा एक धार्मिक और दूसरे धर्म में लड़वाया जाता है, यह सांप्रदायिक या क्या चीज़ है, सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं।
राजनीतिक में संप्रदाय के कई रूप हो सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या? तो कुछ लोगों को लगता है कि धर्म अन्य धर्मों से बेहतर है, यह धर्म अन्य धर्मों से बेहतर है। ऐसा लोग अक्सर दूसरे धर्म के लोग अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश में करते हैं, उसे नीचे दिखाने की कोशिश में करते हैं। इसका फलस्वरूप असंख्य समुदाय के लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। संप्रदाय के कारण है ना, यह संप्रदाय के नाम पर समाज में ध्रुवीकरण के और माने अक्सर कोशिश होती है किसी अल्पसंख्यक समुदाय में भय भरने के लिए धार्मिक चिन्ह, धर्म गुरुओं और भावनात्मक अपीलों का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार सांप्रदायिकता उग्र रूप ले लेती है और फिर सांप्रदायिक दंगे और नरसंहार भी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने धर्मनिरपेक्ष शासन होनी चाहिए, जिस शासन की व्यवस्था में सभी धर्मों को समान दर्जा दी जाती है, वह धर्मनिरपेक्ष शासन कहलाता है। भारत के संविधान में यह घोषित किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे संविधान के अनुसार कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं माना गया है। किसी धर्म को भारत के लोगों को अपने मर्जी से किसी भी धर्म मानने की छूट दे दी गई है। संविधान धर्म के नाम पर भेदभाव की मनाही एकदम करता है, लेकिन भारत के संविधान सरकार के धार्मिक मुद्दों में तब हस्तक्षेप करने की इजाज़त देती है तब जब भिन्न समुदाय के समानता बनाए रखने के लिए यह जरूरी हो जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम जाति और राजनीति की बात करें। किसके किसके बारे में हम लोग बात करें प्यारे बच्चों? जाति और राजनीति। जाति व्यवस्था भारत की अनूठा खासियत है। अन्य देशों में तो वर्ग है, वर्ग संघर्ष है, यहाँ जातीय संघर्ष है। ऐसी व्यवस्था किसी अन्य देश में देखने को नहीं मिलता है प्यारे बच्चों। जाति व्यवस्था के अनुसार किसी भी जाति का एक तय पेशा होता है। उस पेशे का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। अक्सर किसी भी जाति में अपने समुदाय या जाति विशेष से प्रति गहरा लगाव होता है। कुछ जाति को उच्च जाति माना जाता है, कुछ को नीच जाति माना जाता है। तो जाति पर आधारित यह पूर्वाग्रह प्यारे बच्चों बहुत खतरनाक है। हमारे समाज में जाति का आधार कई पूर्वाग्रह है। अभी भी ग्रामीण परिवेश में नीची जाति के लोगों को उच्च जाति के सामाजिक धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति नहीं देते। दलितों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति लोग नहीं देते हैं, ऐसा अन्याय करते हैं। अर्थात उच्च जाति के लोग, कई लोग तो दलित के परछाई से भी छुआते रहते हैं। लेकिन हमारे समाज में ही आर्थिक परिवर्तन के कारण जातिगत विभाजन धूमिल पड़ते चल जा रहा है। आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, साक्षरता, पेशे चुनने की आज़ादी, गांवों में जमींदारों की कमजोर स्थितिकरण हो रहा है। जातिगत विभाजन कम होते जा रहा है। धीरे धीरे समय लगेगा, जब हम शिक्षित होंगे तो निश्चित यह धीरे धीरे खत्म होंगे, लेकिन समय है, इंतजार करने की ज़रूरत है। अभी भी जब शादी करने की बात आती है तो जाति एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाती है, लेकिन जीवन के अन्य संदर्भ में भारत में जाति का प्रभाव खत्म होता नज़र आ रहा है। सदियों से उच्च जाति के लोगों को शिक्षा का बेहतर अवसर मिलता है, इसलिए उन्हें आर्थिक रूप से अधिक तरक्की भी हुई है। पिछड़ी जाति के लोग अभी भी सामाजिक और आर्थिक विकास के मामले में पीछे भी चल रहे हैं। राजनीतिक में अगर जाति की बात करें प्यारे बच्चों, तो भारत में राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवार का चयन उस क्षेत्र में जातीय समीकरण के आधार पर होता है। हर जाति के लोग राजनीतिक सत्ता में अपना हक लाने के लिए अपने जाति पहचान को अलग अलग तरीका से व्यक्त करने का कोशिश करते हैं।
चूँकि जातियों की बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए कई जाति ने मिल करके अपना खास एक माने गठबंधन बना लेते हैं, ताकि राजनीतिक मोल भाव में उन्हें बढ़त मिल सके। जाति समूह के मुख्य रूप से अगड़े और पिछड़े वर्ग में बांट दिया गया है, लेकिन जातिगत विभाजन के अक्सर समाज में टकराव स्थिति उत्पन्न होता है और इससे हिंसा भी भड़क जाती है। कभी कभी जातिगत असमानताएं प्यारे बच्चों, अगर जाति के आधार पर आर्थिक विषमता अभी भी देखने को मिलते हैं। उच्च जाति के लोग सामान्य संपन्न होते हैं और पिछड़े जाति के लोग बीच में आते हैं और दलित और आदिवासी सबसे नीचे आते हैं। सबसे निम्न जाति के लोग में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों गरीब रेखा से नीचे आने वाले की जनसंख्या, तो अनुसूचित जनजाति में 45% है प्यारे बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में 35% है, शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति में 35%, ग्रामीण क्षेत्रों में 38%, 38.3 कहो, ये शहरी क्षेत्रों में है। अन्य पिछड़ी जाति में 27%, ग्रामीण क्षेत्रों में 29.3%, माने 29.3% जो है शहरी क्षेत्रों में है। मुस्लिम और अगली जाति को कहे तो 26.8% ग्रामीण क्षेत्रों में और 34.2% माने शहरी क्षेत्रों में। अगर हिंदू अगली जाति कहें तो 11.7% ग्रामीण क्षेत्रों में और 9.9% जो है शहरी क्षेत्रों में। ईसाई को कहे तो 9.6% शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में है और 5.4% शहरी क्षेत्रों में है प्यारे बच्चों। सिख अगली जाति को कहे 0% है और शहरी क्षेत्रों में 4.9% है। अन्य जाति को कहे 16% और 2.5% शहरी क्षेत्रों में है। इस तरह से प्यारे बच्चों जातियों का विभाजन है। अब हम इसको पूर्ण रूप से प्यारे बच्चों बना लेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं भेज दूंगा, आप फिर अवश्य कर देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।